Assalamu alaikum students, welcome to the actual slides of lecture number 16। एक्चुअल लेक्चर नंबर जो है ये मतलब कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स के हिसाब से अगर देखें तो ये मेरे ख्याल में कोई 18वां लेक्चर है आपका। लेकिन जो स्लाइड्स के ऊपर क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो है, एक जो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है ना 16 या 17, वो एक होता है कि टॉपिक नंबर किस तरह का चल रहा है। अब ऑफ कोर्स कोशिश यही मैं करता हूँ कि टॉपिक जो है वो पूरा एक लेक्चर में कवर हो, तो लेकिन है कि बाज़ औक़ात वो 2 लेक्चर्स तक भी चले जाता होता है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा ये नंबरिंग जो है ये आपके पास पीछे चल रही है एक्चुअल लेक्चर्स के हिसाब से। और मिड से पहले भी एक दफ़ा क्योंकि आपको वो पेपर से रिलेटेड बताने के लिए पूरा लेक्चर एक लगा था, तो उसकी वजह से भी ये नंबरिंग थोड़ी ना पीछे हो गई है। पर कोई नहीं, हम अब इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने जो दे पढ़ना है, हमने पढ़ना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। लास्ट लेक्चर में आपने लीनियरिटी, होमोजेनिटी वो देख लिया था, और आपने साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ना ये पिछले कुछ लेक्चर्स में भी आप ना काफ़ी इस तरह की चीज़ें कुछ देखते रहे हैं। होमोजेनिटी आ गया, उससे प्रॉब्लम्स आ गई। फिर जो एडिटिव प्रॉपर्टी, उस पर प्रॉब्लम्स आ गई। फिर आपके पास क्या आ गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो अभी इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया। फिर अगले लेक्चर में जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट का, नॉर्टन इक्विवेलेंट का आ जाएगा, या हो सकता है आज ही थोड़ा सा उसका इंट्रोड्यूस मैं करवा दूँ। फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो इस तरह करके ना ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल एक तरह से लगेगा कि जी इतने सारे प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स हैं आपके पास प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व करने के लिए। तो आपने उससे जो है इतना परेशान नहीं होना। आपको जो है ये टेक्निक्स पिछली टेक्निक्स के ऊपर ही बेस्ड करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने जो है लास्ट वाली वो टेक्निक्स कुछ देखी हुई हैं, तो उन्हीं से रिलेट करके जो है ना आपके पास ये वाली भी आ रही हैं। तो पिछले कॉन्सेप्ट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इनके अंदर भी जो है ना आप बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम को रिड्यूस करते हैं, और आगे वही नोडल, मैश और उन्हीं एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। CLO1 सेक्शन 7 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चैप्टर 4 के अंदर ही है। और ये अभी तक हमारा CLO1 ही चल रहा है, जिसमें है कि फंडामेंटल मेथड्स, टेक्निक्स आपको बताई जाएँ लीनियर सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो रेजिस्टिव बेस्ड सर्किट्स, तो अभी तक ये रेजिस्टिव बेस्ड सर्किट्स को सॉल्व करने के ही तरीक़ाकार आपको सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये वो फंडामेंटल टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी से सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये क्या चीज़ है? आपने देखा होगा कि हमने जो है ना सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसके थ्रू हमने सीख लिया कि कैसे अगर एक जगह के ऊपर आपके पास 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो सॉल्व करने के लिए आप उन दोनों को सीरीज़ में इक्विवेलेंट करके एक रजिस्टर कह सकते हैं कि वहाँ पे लगा हुआ है। इससे जो है ना इन 2 पॉइंट्स के ऊपर से देखते हुए बाकी सर्किट को इस तरीके से लगे हों 2 इंडिविजुअल रजिस्टर्स, या एक सिंगल उनका सीरीज़ में लगा हो, ठीक है। तो इधर से देखने के ऊपर आपको जो है ना तमाम केसेस में वो लगेगा कि जैसे एक जैसा बिहेवियर है। तो ये तमाम कॉम्बिनेशंस, इसी तरह वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के केस में 3 नोड्स के बीच में होता था कि जी आपके पास यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ए बी और सी 3 नोड्स के बीच में। तो जब आप उसको जो है डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, ठीक है, तो उन 3 नोड्स के बीच में देखने पे आपको जो है बिहेवियर एक जैसा ही लगता है, चाहे इस तरीके से कनेक्ट किया हो या ऐसे कनेक्ट किया हो। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट्स जो है ना, ये हमें एक तरह का ना सर्किट को सॉल्व करने में आसानी पैदा करते हैं, और बिहेवियर जो है इससे सर्किट का चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ें हमने पहले देखी थी। तो अब हम जो कर रहे हैं एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह की एक टेक्निक है, लेकिन ये बजाय इसके कि आप इसको अप्लाई करें रजिस्टर्स के ऊपर, तो ये सोर्सेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सोर्स और उसके साथ जो रेजिस्टेंस कोई ना कोई नज़र आ रही है। तो ये भी एक तरह के ना इक्विवेलेंट सर्किट ही आपको बना के देता है। अब इनसे क्या होता है कि अगर आपने जो है ना एक जगह यहाँ से देख रहे हैं, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक उसकी कोई जो है ना रेजिस्टेंस है, तो ये
आगे जाके ये बुक के अंदर भी आएगा डिटेल के अंदर, लेकिन जैसे कि आपके पास बैटरीज भी होती हैं ना, ठीक है, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है आपने, ठीक है, एक्चुअली आपके पास ये इस तरह की डब्बे की फॉर्म के अंदर है, उसके टर्मिनल लगे हुए हैं अंदर, उसके जो है मुख्तलिफ सेल्स हैं, हर सेल 2-2 वोल्ट का है, ठीक है, ये इस तरह करके है, उसमें पानी आपने डालना है लेड एसिड के अंदर, यहाँ पे करके उसके टर्मिनल बने हुए हैं, उन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसको मॉडल अगर करेंगे ना इस बैटरी को, जो प्रैक्टिकल केस में, तो सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ही नहीं होंगे, बल्कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के दरमियान में जो बीच में मेटल कि लेड एसिड बैटरी के केस में लेड जो है शीशे की जो प्लेट्स हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड या बाकी जो एसिड्स वगैरह हैं, तो उनके अंदर से भी जब करंट ने फ्लो करना होता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी आपको इस पूरे सिस्टम में नज़र आती है। तो उसको मॉडल करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जी ये ऐसे है कि जैसे 12 वोल्ट है और साथ है कोई इनपुट जो है ना इसकी सोर्स रेजिस्टेंस एक आपके पास है। उससे क्या होता है कि अगर तो आप चेक करते हैं ना कोई भी करंट ना फ्लो कर रहा हो, अगर इधर से आपके पास I = 0 है, नो लोड केस, तो जब आप चेक करेंगे ना इधर मल्टीमीटर से, तो आपको ये पूरे 12 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन जब आप इसको जो है इस तरीके से चेक करने की बजाय आप लोड बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं, मसलन 10 एम्पेयर जो है वो आपके पास यहाँ से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये एक्चुअली 12 वोल्ट नहीं नज़र आएंगे, ये 12 वोल्ट का इधर है और इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 12 - 10 RI वोल्टेज। तो जितना ज़्यादा लोड आप करंट लेंगे उतना ही इसके अंदर जो लिक्विड और जो प्लेट्स हैं उनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस लॉसेज आएंगे, हीट एक तरह की प्रोड्यूस होगी बैटरी में और उतना ही कम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेंगे। इसी तरीके से इसकी चार्जिंग के केस में भी होगा, क्योंकि इसके मॉडल के अंदर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगी है, तो जब आपने चार्ज करना है 12 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। उसकी क्या वजह है कि जी इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, जब करंट कोई फ्लो करने लगेगा तो वो आपके पास उतने वोल्ट नहीं होंगे। तो आप लेट से अगर 10 एम्पेयर से इसको चार्ज करना है आपने, तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, इधर जो आपको देना होगा वो आपको देना होगा 12 वोल्ट प्लस 10 RI। इतनी वोल्टेज इधर प्रोवाइड करेंगे तो 10 एम्पेयर से जो है वो इसको चार्ज करेगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हिसाब से है कि कैसे बैटरी को मॉडल करना होता है। लेकिन जो यहाँ पे बात करनी है वो ये है कि इस तरीके से जो भी इक्विवेलेंट आपके पास मॉडल बना होता है, जब इस टर्मिनल से देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जी कोई एक ना वोल्टेज आपके पास इधर आ रही है और कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेट से इतना करंट है, 10 एम्पेयर का करंट है, फ्लो कर रहा है, आउटपुट की डायरेक्शन में कर लेते हैं, 10 एम्पेयर का करंट इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है और आपको वोल्टेज एक कोई ना कोई नज़र आ रही है, ठीक है, ये I हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस V, ठीक है, वोल्टेज और करंट आपको जो है ना मेजर आप करते होते हैं, और जब सोर्स के साइड से देखते हैं तो VS और R इस तरह करके आपके पास आ रहा होता है। तो इसी चीज़ को मॉडल करने के लिए जो है ना जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहता है कि जी आपके पास अगर एक उसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया जाए जहाँ पे जो करंट मूव कर रहा है वो उतना ही हो जितना कि इसमें आ रहा था और वोल्टेज भी उतनी ही हो जितनी कि इस केस में आ रही थी, तो आप इसी अंदर वाले सर्किट को मॉडल इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे एक करंट सोर्स लगा और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, ठीक है, कि इन पॉइंट से देखने के ऊपर ये चीज़ लगी हुई है या ये चीज़ लगी हुई है, ये आपके पास जो है ना इसको डिस्टिंग्विश करना नियर इम्पॉसिबल है जब तक कि आप अंदर खोल के नहीं देखते। अगर आपको नहीं पता, ये एक ब्लैक बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर पड़े हैं और आपको नहीं पता अंदर क्या चीज़ है, तो आप इन दोनों सर्किट्स के IV करंट्स को देख के वोल्टेज बढ़ा के देखते हैं, कम करके देखते हैं, करंट बढ़ा के कम करके, तमाम तरीक़ों से आप चेक करते हैं, रजिस्टर डिफरेंट लगा के इधर देखते हैं,
तो आप जो मर्ज़ी कर लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअली करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर लगा है या वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों सर्किट्स को इक्विवेलेंट सर्किट्स कहते हैं। और आप इस तरह के सर्किट को इस तरह की एक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। मसलन जो है, अगर Vs और R इस तरीके से है, तो इस केस में ये आपके पास बन जाएगा Vs ओवर R। Is की वैल्यू Vs ओवर R होगी और ये R होगा, तो नेट करंट जो इधर से फ्लो कर रहा है वो उतना ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ये सॉल्व करेंगे आगे, हमारे पास ना इसके थोड़ा बहुत प्रूफ्स टाइप चीज़ें चलती हैं और प्रॉब्लम्स में भी हम लोग देख लेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के ऊपर भी किया जा सकता है, दूसरों के ऊपर भी किया जा सकता है। तो जिस तरह हम रजिस्टर्स को सीरीज़ पैरेलल के अंदर जो है ना, हम एक तरफ से सॉल्व करते करते आते थे और सोर्स तक पहुंच जाते थे, तो ये जो मेथड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हमें कहता है कि जी हम इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करें। कोई और रजिस्टर लेट से इधर लगा हुआ है, इनको पैरेलल में सॉल्व करें, दोबारा इस जो रिजल्टेंट सर्किट है उसको वोल्टेज इक्विवेलेंट में लेके जाएं, तो हम इस तरह से क्विकली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं मियरली बाय इंस्पेक्शन। देख के सर्किट ही बनाई जाए और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये एग्जैक्ट इस थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं समझ आई, तो आगे ना प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आएंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स Vs इन सीरीज विद अ रजिस्टर बाय अ करंट सोर्स Is इन पैरेलल विद अ रजिस्टर और वाइस वर्सा। अगर आपके पास जो है एक वैल्यूज़ आपने अगर एवेल्यूएट करनी हो, अगर आपके पास ये वाला एक सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पे है इसकी वैल्यू Vs लिखी हुई है और इसकी वैल्यू R है, और आपने इसको करंट के हिसाब से करना है, तो आप करंट के इसकी क्या वैल्यू लिखेंगे? आप लिखेंगे Vs ओवर R और इसके पैरेलल में रजिस्टर R लगाएंगे और आगे चले जाएंगे, तो ये इसी का इक्विवेलेंट हो गया। अगर आपके पास एक्चुअल जो चीज़ है वो करंट अवेलेबल है, Is है, पैरेलल में उसके रजिस्टर है, ठीक है, तो इसको आप इक्विवेलेंट के तौर पे आप बना सकते हैं एक अदर, जैसे वोल्टेज सोर्स आपके पास लगा हो और उसके सीरीज़ में रजिस्टर R है और इसकी वैल्यू होगी ISR। ठीक है, तो मतलब कि करंट सोर्स को वोल्टेज में कर लेंगे, वोल्टेज को करंट में कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ही एक टर्म करनी है, तो आप तेज़ी से ये काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बगैर भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। द टू सर्किट्स इन फिगर 4.15, ये जो दो हैं, are equivalent provided they have the same voltage current relation at terminal AB. It is easy to show that they are indeed equivalent if sources are turned off. The equivalent resistance at terminals A, B in both circuits is R. अच्छा, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस देखते हैं और रेजिस्टेंस देखने के लिए आप वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या आई? R। इस केस में आप देखते हैं और इसको सप्रेस करते हैं, सप्रेस करने का मतलब है ये ओपन सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस क्या नज़र आई? R। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस तो दोनों सर्किट्स की इक्विवेलेंट ये उसी तरह से आती है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? ऑल्सो व्हेन द टर्मिनल्स ए बी इज शॉर्ट सर्किट, द शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, ISC, द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू VS ओवर R। अगर इस केस में आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट निकालते हैं, तो वो आपके पास क्या आएगा? VS ओवर R। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो वैल्यू VS ओवर R की लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है कि जी अगर आपके पास ये on the left hand side and ISC is equal to IS for the circuit on the right hand side,
थस वी एस ओवर आर इज इक्वल टू आई एस। ये मैं इधर ही दोबारा बता देता हूँ। और इस केस के अंदर अगर आप ओपन सर्किट में वोल्टेज देखते हैं, ये आई एस आ रहा है, इसके क्रॉस गुजरा, तो ये जो वोल्टेज है वी ए बी जो आपके पास आती है वो आ जाती है आई एस आर। ठीक है, तो ये तमाम इन केसेस के अंदर ना इक्विवेलेंट सर्किट्स आपके पास बन जाते हैं। Hence source transformation requires that Vs is equal to ISR। अगर आप जो है करंट सोर्स को जो है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और वोल्टेज को करंट में कर रहे हैं तो IS इज इक्वल टू VS ओवर R। इसी तरीके से डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ भी यही काम हो सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि जिस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना इसके करंट या वोल्टेज के ऊपर, उसको आपने जो है ब्रांच को एलिमिनेट नहीं करना, उस ब्रांच को सेपरेट आपने रखना है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अ डिपेंडेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर और वाइस वर्सा। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। रूल्स क्या हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के? जिस तरह वाई डेल्टा हमने पढ़ी थी पहले, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाकी जो सर्किट है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को करेगा। तो ये एक पावरफुल टूल है जिससे सर्किट्स को जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि एरो ऑफ द करंट सोर्स इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। कि अगर आपके पास ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट सर्किट करना है उसमें आपने ऊपर को प्लस साइन करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि नीचे को कर दें, जिस साइड से एरो निकल रहा है उसी साइड पे प्लस करके उस साइड पे रेजिस्टर लगा दें। अच्छा, नॉट फ्रॉम इक्वेशन दैट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन आर इक्वल टू जीरो। अगर रेजिस्टर जीरो है तो फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपने नहीं करनी। ठीक है, वोल्टेज के केस में, और अगर जो है करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस आपके पास इन्फिनिटी है तो आप उस केस में भी जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इनके अलावा ना बाकी केसेस में करने हैं। ये आइडियल केसेस होंगे, एक्चुअली मिलते भी नहीं हैं आपको वो वाले सिनेरियोस। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने देख लिया, थोड़ी बहुत तो आपको उससे समझ आई होगी, लेकिन इन डेप्थ जो है ना क्लैरिटी वो आपको नहीं आएगी जब तक कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास एक केस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने जो है ना ये 12 वोल्ट्स वी आउटपुट निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपने देखा था आप सोर्स सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं, इसको रखें इसको ना रखें, पर उसमें भी रिलेटिवली थोड़ा टाइम लगता है। अब इसको मैंने सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि जी ये रजिस्टर जो है ना इस तरीके से है, तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में 3 ओहम आ रहा है, तो सोर्स जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन लगाई जा सकती है। इसका क्या मतलब है कि मैं इस पॉइंट से इस तरफ को देख रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लगा लेता हूँ। अब ये करंट सोर्स की क्या वैल्यू होगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 4 एम्पेयर का, रेजिस्टर 3 ओहम का 3 ओहम का ही रहेगा, और यहाँ पे आके मेरे पास 8 ओहम का प्लस माइनस वी आउटपुट। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं, ये नीचे को है तो जो एंड पे बनेगा उसमें नीचे वाली साइड के ऊपर आपके पास आएगा, पर वो इसके बाद अप्लाई होता है, तो ये 2 ओहम का ऊपर ऐसे ही रहेगा 2 ओहम का। और फिर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के अंदर हमारे पास नीचे को प्लस है ऊपर को माइनस है, और ये 3 है और 4 ओहम का रजिस्टर है, ये 12 वोल्ट हो गए। ठीक है, 12 वोल्ट हो गए, और ये 4 ओहम का रजिस्टर इधर लगा दिया हमने। वो फ़र्क नहीं पड़ता इधर लगाएं या इस साइड पे लगाएं, सीरीज़ के अंदर एक ही बात है। 4 ओहम का रजिस्टर लगा दिया। अब ये करने के बाद हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये जो 4 ओहम और 2 ओहम है ये सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं।
तो इनको सीरीज़ में करके हम इसको लिख देते हैं 6 ओहम के अंदर। ठीक है, अब ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ पे नज़र आता है कि जी ये दोबारा हम सोर्स सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, पर अभी हमने लगाई थी पहले से और अब में फ़र्क क्या पड़ा, अब हम ये इस पॉइंट से देख के लगा रहे हैं। पहले इस पॉइंट से थी 4 ओहम और 3 एम्पेयर के साथ थी, उसके बाद हमने ये सीरीज़ में सॉल्व करके उसके बाद दोबारा सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। तो मैं अब यहीं पे बना दूंगा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, ये जो 6 ओहम का रजिस्टर था ये आ गया पैरेलल में, और जो ये वाली चीज़ थी 12 वोल्ट था, 6 ओहम है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 एम्पेयर का हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि जी ये क्योंकि वोल्टेज निकालनी है तो इन नोड्स को हमने चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सारा कुछ हम लोग जो है इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम ये करते हैं कि जी ये 3 ओहम और 6 ओहम जो है ना ये हमारे पास रजिस्टर पैरेलल में आ रहे हैं। तो इन 3 ओहम और 6 ओहम को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। 8 ओहम का जो रजिस्टर है उसको बिल्कुल साइड पे जाके लिख देते हैं, यहाँ पे हम करके लिख देते हैं जी ये 8 ओहम है, ये इसके क्रॉस प्लस माइनस वी आउटपुट है। 3 और 6 ओहम के पैरेलल को सॉल्व करें 2 ओहम आता है, 2 ओहम का हमने कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें ना तो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये इतने हिस्से के अंदर तो 4 एम्पेयर जो है वो हमारे पास ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को मूव कर रहा है और 2 एम्पेयर हमारे पास जो है अवे मूव कर रहा है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कंसिडर करते हुए एक ही नोड के हिसाब से सुपर नोड बना के हम देखें तो 4 एम्पेयर इस तरफ आ रहा है, 2 एम्पेयर अवे जा रहा है। तो ये ऐसे है जैसे नेट 2 एम्पेयर हमारे पास ऊपर से इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, 4 एम्पेयर हमारे पास इधर से आ रहा था, 2 एम्पेयर ऑपोजिट जा रहा है, 2 एम्पेयर नेट इस तरफ को आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वोल्टेज निकालनी है तो हम पहले करंट डिवाइडर लगाते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है या आप चाहें तो एक और सोर्स जो है सुपरपोजिशन वो भी लगा सकते हैं। चलिए हम एक दफ़ा और ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सॉरी सुपरपोजिशन कह दिया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक दफ़ा और करते हैं। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अच्छा जी, ये 2 एम्पेयर था, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया जनाब 4 वोल्ट। ये आपके पास 2 ओहम है, ये आपके पास 8 ओहम है, प्लस माइनस वी आउटपुट। और यहाँ से जब आपने करना है वोल्टेज डिवाइडर लग गया आपके पास, तो ये आ जाएगा जनाब 8/10 टाइम्स 4 इज़ इक्वल टू 32/10 3.2 वोल्ट्स। तो आपने एक्चुअल जो है इस तरह से इक्वेशंस के थ्रू ज़्यादा सॉल्व करने की बजाय या नोडल एनालिसिस और उस तरह की चीज़ें लगाने की बजाय जिनमें काफ़ी टाइम लग जाता था, आपने सिंपली जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू 3 दफ़ा सर्किट रीड्रा किया, तीसरी दफ़ा वैसे ज़रूरी नहीं था, इधर भी करंट डिवाइडर लग सकता था और आप आंसर तक पहुंच गए। तो ये आपके पास पावर है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जहाँ पे पिछला अभी जो सर्किट्स आपने कुछ एक एग्जांपल 4.4 या कोई इस तरह की देखी थी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, उन चीज़ों के ऊपर ना काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी पॉसिबल हुआ तो इस तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो इसमें आपको पता चला कि जी जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो आपके सारे मसलों का एक ही सिंगल हल है कि जी कोई भी मसला आ रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्म करते जाएं और रिज़ल्ट तक पहुंच जाएं। अब ये एक और एग्जांपल इसी तरीके से आपके पास आ रही है जहाँ पे हम अपना मैजिकल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो इधर करना क्या है, यहाँ पे आई आउटपुट निकालना है। अच्छा जी, अब हम पहले क्या करते हैं, ये 6 ओहम और 3 ओहम जो हैं ये पैरेलल में हैं, तो इनको वैल्यूएट करके हमारे पास
ये बस एरो इधर बताना ज़रूरी होता है। इनको करके हमारे पास आ जाता है 6 और 3 को पैरेलल में 2, यहाँ पर से ये हो गया जनाब 5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे है ये 7 ओम का, जिसके क्रॉस आपने आई आउटपुट देखना है। और फिर यहाँ पर से हमारे पास ये 4 और 1 करके ये कितना था 3 एम्पेयर, और इसके पैरेलल में ये आ रहे हैं 5 ओम। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इधर लगाते हैं, इधर भी लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस कितना हो गया ये 5 टाइम्स 2 10 वोल्ट 2 ओम प्लस माइनस 5 वोल्ट। इधर जनाब ये 7 ओम में से इस तरफ को करंट जाना है, आई आउटपुट। इधर को लगाया 5 ओम और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन जाता है 5 टाइम्स 3 15 वोल्ट। इनमें आमतौर पे जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो यही होती है कि वो मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड कर दिया, वरना बाकी जो है ना ये बड़ा आसान सा एक तरीक़ेकार है। 15 वोल्ट हो गए। अच्छा जी, इसके बाद फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम इस पॉइंट से देखने पे देख रहे हैं कि ये 5 और 10 वोल्ट दोनों ही इस तरफ को लगे हुए हैं, तो ये एक तरह का बन जाता है, उनको सम अप कर दें तो 15 वोल्ट नहीं 15 नहीं 10 ही बनते हैं, नहीं 10 पहले हो गया था और ये 5 ऐड हो के 15 वोल्ट आपके पास जो है ना वो इस डायरेक्शन के अंदर आ गए। अब इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर से करंट के अंदर 15/2 यहाँ पे हो गया जनाब 7.5 एम्पेयर। ये 2 ओम का हो गया, ये 7 ओम का हो गया, ये 5 ओम का हो गया, और ये हमारे पास 3 एम्पेयर का हो गया। 15/5 3 का हो गया और यहाँ पर से करंट फ्लो कर रहा है। अब 2 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने देखना है। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने करना था 5 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या आता है जी 5 इनवर्स प्लस 2 इनवर्स इनवर्स 10/7, ठीक है। तो अब ये नीचे करके बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे जा रहा है 7 ओम, जिसमें से करंट हमारे पास आई आउटपुट फ्लो करना है। इसके पैरेलल में है रजिस्टर 10/7 का, और उसके साथ अच्छा अब दोबारा इस पूरे हिस्से को हम एक सिंगल नोड लेके हम जो है ना सुपर नोड लेके हम देखते हैं कितना करंट आ रहा है, कितने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को जो है बल्कि लेना था, ये मैंने ओवरऑल ही कर दिया, पर चलें ठीक है। सुपर नोड के हिसाब से हम देखते हैं कि जी 7.5 और 3 एम्पेयर दोनों ही आ रहे हैं। तो जब 7.5 और 3 एम्पेयर दोनों आते हैं, ठीक है, तो अच्छा ये एक और भी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है। यहाँ पे हमने ऐसे ही मुफ्त में 2 दफ़ा सुपरपोजिशन निकाला है, लगाया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पहले ही पैरेलल में ही रहने देने थे, पर चलें हमने कर लिया। ये भी एक ना टाइम उसमें बच सकता था। तो 3 और 5 हमारे पास पैरेलल में है, 3 एम्पेयर आया, 7.5 आया, 10.5 एम्पेयर हमारे पास नेट आ गया, जो कि इसके अंदर जा रहा है।
यहाँ पर से किया आपने 10.5 एम्पेयर, यहाँ पर से इस तरीके से कर लिया आपने, ठीक है। तो ये 10.5 एम्पेयर आ रहा है, 10/7 ये है और दूसरा 7 है। तो जब आपने आई आउटपुट निकालना है, फिर सिंपल करंट डिवाइडर आपने लगाया। तो करंट डिवाइडर लगाने से हमारे पास अब क्या बन जाता है, ये बन जाता है जी 10/7 डिवाइडेड बाय 10/7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 ही हम लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर है, लेट्स फाइंड आउट। 10/7 डिवाइडेड बाय आंसर प्लस 7, ये आ गया इनटू 10.5, रुकें एक, बल्कि नहीं ठीक ही है, 1.78 का था, 1.78 ही ये बन जाता है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास जो आंसर है 1.78 एम्पेयर वो हमारे पास आ गया। तो ये सारा जो है आपने देखा होगा कि इसी को नोडल मैश या उस तरह के एनालिसिस से करने की बजाय इस केस में आपके पास जो टाइम है वो काफ़ी कम लग जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी जगह फुल्ली इसको इस्तेमाल करने की बजाय कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करें, फिर कहीं पे नोडल एनालिसिस लगा लें, फिर कहीं पे जो है सुपर पोजिशन की ज़रूरत पड़े वो लगा लें। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और केस आया यहाँ पे एग्जांपल 4.7, जहाँ पे हमारे पास जैसे कि देखा जा सकता है इधर के एक डिपेंडेंट सोर्स भी है और हमसे फाइंड कहा गया है कि हम Vx फाइंड करें। तो अब इसको जब हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी कैसे किया जा सकता है। पहली चीज़ क्या करते हैं, अब ये मैं ना सर्किट ख़ुद बनाने की बजाय यही यूज़ कर लूँगा कि ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओहम है, तो पैरेलल में 2 ओहम आ जाएंगे, ये आगे, और इसको 6/2 करके हमने 3 एम्पेयर लिख दिया। और ये वाला था, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि जी ये 0.525 Vx है, ये 4 ओहम है, तो 4 ओहम को इधर लिख दिया, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करके Vx इधर लिख दिया, ये सीरीज़ में 18 के आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा अब चीज़ क्या है कि क्योंकि ये नोड और ये नोड ये हम हिला नहीं सकते, वजह क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है और इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उस पर ये चीज़ डिपेंडेंट है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये 2 ओहम और 2 ओहम पैरेलल में आए हैं, उन्हीं दो नोड्स के दरमियान में हैं, तो पैरेलल में सॉल्व करके इनको 1 ओहम निकाल के और फिर दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके 3 वोल्ट हमने यहाँ पे लिख दिए और 1 ओहम हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 ओहम यहाँ पे है, Vx हमारे पास इधर है, और ये पूरा एक तरह का हमारे पास ना ये सॉल्यूशन एक तरह का आ गया। इसमें हम अगर देखें तो ये नोड पे ग्राउंड अगर हम नीचे करते हैं, ठीक है, या बल्कि लूप एनालिसिस भी लगा सकते हैं, लेकिन चलें मैश एनालिसिस भी लगा सकते हैं, मैं नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ। 3 वोल्ट इधर है और इधर जो वोल्टेज है वो आपके पास है Vx प्लस 18 वोल्ट, ठीक है, 18 वोल्ट प्लस Vx यहाँ पे वोल्टेज है। तो ओवरऑल जब हम इसमें से देखते हैं कि जी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो है हमारे पास क्या करंट आएगा, हमें वोल्टेज डिवाइडर बेसिकली लगाना पड़ेगा। करंट पहले हम निकालना, वैसे करंट ही निकालना पड़ना है तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, हमें नोडल एनालिसिस का बुक वाले ने ठीक किया था। तो करंट अगर इधर से निकालते हैं आप, लेट से इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे Vx प्लस 18 है, तो हमें पता चलता है कि जी करंट के केस में तो हम यूँ भी कर सकते हैं, 3 वोल्ट इस नोड पे Vx है, तो 3 माइनस
वी एक्स डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू जो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या है, वी एक्स माइनस इस पॉइंट पे क्या था, वी एक्स प्लस 18 माइनस वी एक्स माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है कि आपने यहाँ से यहाँ तक जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहाँ से यहाँ तक करना है। इस करंट की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वी एक्स बाय 1। इस करंट की वैल्यू क्या है, वी एक्स माइनस इस नोड पे वोल्टेज वी एक्स प्लस 18 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आता है जी, इधर वी एक्स से वी एक्स कैंसिल हो गया, इधर ये रह गया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया बन जाता है जी 12 माइनस 4 वी एक्स इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, 4 वी एक्स अगली तरफ चला गया, 18 इधर आ गया, तो ये हो जाता है जी 30 इज इक्वल टू ये 30 है 4 वी एक्स, तो वी एक्स हमारे पास आ जाता है 7.5 वोल्ट। तो ये इस तरीके से सॉल्व करके आपने जो है रिजल्ट निकाले। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बेशक हमने प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को ग्रेटली रिड्यूस कर दिया, लेकिन हमारे पास जो है एट द एंड हमें कहीं ना कहीं नोडल, मैश, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट्स, उन चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ता है। और इधर डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में जो ख़ास तौर पे एक चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि आपके पास जिस भी नोड या पॉइंट के ऊपर ये डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर रहा है जिस वोल्टेज या करंट पे, उस वोल्टेज या करंट को आपने जो है ना सर्किट में से ऐसे नहीं करना कि जी इधर से इक्विवेलेंट लिया और लेके जो है इसी को एलिमिनेट करके आगे पहुंच गए। ठीक है, तो आपने इर्द गिर्द से सॉल्व करके उस नोड्स के दरमियान में या उस ब्रांच तक पहुंचना है। ठीक है, उस ब्रांच को एलिमिनेट करके, या अगर जो है ये वोल्टेज जो है डिपेंड कर रही होती है अपना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो आप फिर इधर सोर्स सुपरपोजिशन उस तरीके से नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स के थ्रू ये आगे पता चल जाएगा, होपफुली एक आध एग्जांपल इस तरह की भी हमें मिल जाती। तो ये एक और एग्जांपल हमारे पास आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम बल्कि है 4.7, और यहाँ पे हमने क्या चीज़ एवेल्यूएट करनी है, यहाँ पे अभी हमने देखना है कि आई एक्स कितना है हमारे पास। ठीक है, ये तो आई एक्स को एवेल्यूएट करना है, तो लेट्स बिगिन। हम फिर क्या करते हैं जी, ये इसके साथ था तो इसको तो नहीं हिलाते, हम इधर से कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इस पॉइंट से आगे वाला जो सर्किट है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये हमारे पास उसी तरीके से रहा, 24 मिली एम्पेयर है। ये हमारे पास इसी तरीके से जो है ये 10 ओहम है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो हमारे पास आई एक्स है और ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो जब इसको हम करते हैं तो जी रजिस्टर की वैल्यू वही रहेगी, 5 ओहम इधर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा डिपेंडेंट सोर्स ही, लेकिन अब ये हो गया करंट सोर्स। और वैल्यू क्या हो गई उसकी कि जी करंट में जब करना है तो आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, यहाँ पे ख्याल रहे कि ये लगता वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंस दूसरे पे है, लेकिन है ये वोल्टेज सोर्स ही है। ठीक है, बेशक करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको करंट में करना है तो आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, वोल्टेज थी 2 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 2/5 आई एक्स। ठीक है, तो आपके पास 2/5 आई एक्स के हिसाब से जो है ये करंट सोर्स नीचे को लगा है। तो अब अगर इस पॉइंट के ऊपर जो है आप देखना चाहते हैं, चलें इन हिस्सों को तो हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, एक रजिस्टर जो साथ आ रहा है, पर ये जो वोल्टेज सोर्स है और जो ये है, इन दोनों को हम लोग जो है ना इकट्ठे चेक कर सकते हैं। तो इस सुपर नोड की तरफ अगर हम देखें तो ये 24 एम आ रहा है मिली एम्पेयर, माइनस 2/5 आई एक्स है। तो इसको
हम जो है उस तरीके से जो है एक तरह का सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे करता हूँ, गड़बड़ आगे हो जानी है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आई एक्स, इसको वैसे इक्वेशन के हिसाब से ही हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा इसको ऐसे कर लेते हैं लिखते वक्त 24M, ये वाला हमारे पास जो करंट है जो नीचे को जाना है वो इस तरफ आ गया, ये हो गया जी 2/5 IX, और जो रिमेनिंग हमारे पास करंट है वो हमारे पास क्या आता है जी, ये एक 10 ओहम का IX है और ये 5 ओहम के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पे जो है इस पॉइंट के ऊपर चेक करना चाहते हैं जी इधर कितना करंट आई डैश को फ्लो करता है, तो हम जो है ना उसको भी एवेल्यूएट जो है ना एक तरह का किया जा सकता है हमारे लिए। अच्छा जी, तो इस केस में हमारे पास जो टोटल करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है वो हमारे पास कितना आ गया, 24M माइनस 2/5 IX इज़ इक्वल टू, बल्कि ये वाला अगर हमने करंट भी बीच में देखना हो तो ये वाला करंट हमारे पास कितना आएगा, इसको आई डैश को देखना हो, आई डैश इज इक्वल टू 24 मिली एम्पेयर माइनस 2/5 माइनस IX, ठीक है। तो यहाँ दूसरे केसेस में कि इस नोड से कितने करंट अवे मूव कर रहे हैं, वो आई डैश प्लस IX प्लस 2/5 IX इज इक्वल टू 24M। तो इधर आ जाता है कि जी आई डैश हमारे पास जो है ना इन सारे करंट्स के बराबर है। तो लेट्स सी, आई डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इस तरह से करके 24M माइनस 7/5 IX, ठीक है। और दूसरे केस में जो है अगर ये हमारे पास आई डैश की वैल्यू है तो जो इस नोड के क्रॉस जो वोल्टेज आती है V डैश कह देते हैं, V डैश इज इक्वल टू 5 आई डैश, और इसी के हिसाब से अगर ये IX देखें तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 के बराबर है, तो वो है V डैश बाय 10 इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब आ जाता है जी 5 आई डैश बाय 10 0.5 आई डैश के बराबर IX आ जाता है, यहाँ आई डैश इज इक्वल टू 2IX। यहाँ पे ना मैंने नोडल एनालिसिस की बजाय दूसरा मेथड एक यूज़ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे अपने तौर पे ना अब आपको सोच के कि जी कहाँ से रिलेशन दूसरा आएगा वो करना पड़ा है मुझे कहाँ पर। चलें, 2IX इधर आ गया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक रिलेशन 0 इस तरफ को आ जाएगा, ये 2IX इस तरफ आके माइनस 2IX हो गया, तो माइनस 2IX, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -17 ओवर 5IX माइनस 24 मिली एम्पेयर। तो अगली तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब IX इज़ इक्वल टू, ठीक है,
यहाँ पे जो है आई एक्स की वैल्यू को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा समथिंग लाइक 24 टाइम्स 5/17। लेट्स सी, 24 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 17, 7.05 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास क्या आया है, वो आया है 7.059 मिली एम्पेयर। ये इस साइड के ऊपर ये प्लस की टर्म थी, अगली तरफ जाके हो जाता है। तो ये आंसर हमारे पास 7.059 मिली एम्पेयर, जो कि यहाँ से भी हमें देख के पता चलता है कि करेक्ट है। तो ये इसको इस तरीके से करने की बजाय हमारे पास एक और भी तरीक़ाकार बन सकता था कि इसको दोबारा जो है इन दोनों करंट्स के जो है वो रिमेनिंग को करें, लेकिन मैं इन करंट्स को जो है ना इकट्ठे कन्वर्ट करके जो है ना नहीं उस तरह करना चाह रहा था। तो खैर इसको एक ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसके बाद आगे सॉल्व कर लिया, तो वो भी चले हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है ये हमारे पास है इन प्रॉब्लम्स को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इससे हमारे पास जो है सर्किट को सॉल्व करना रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल केस, जहाँ पे आपको टाइम उसमें थोड़ा बहुत लग सकता है। तो अभी जो है ना हम ज़रा आगे नॉर्टन थ्योरम को थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसकी थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर में उसकी ना प्रॉब्लम्स वगैरह हम कर लेंगे। अच्छा जी, अब आपने जो है लीनियरिटी का आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आपको पता है होमोजेनिटी के कोई भी वोल्टेज सोर्स है उसको एक टर्म से मल्टीप्लाई करें, आउटपुट रिजल्ट भी उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एक ही वोल्टेज सोर्स है, अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज हैं तो हर वोल्टेज सोर्स की वजह से आप देखेंगे आउटपुट क्या आती है, और उसके बाद जो है उन तमाम को एडिशन से आप आउटपुट को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होता है आपके पास जो है सोर्स सुपरपोजिशन का एक आ जाता है। ठीक है, कि इंडिविजुअल सोर्सेज की वजह से आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये शुरू से एंड तक के सारे थ्योरम्स और लॉज जो भी हैं ये सारे लीनियरिटी के ऊपर बेस्ड हैं। तो अभी आपके पास जाके एक और जो थ्योरम इसी तरह की चीज़ के ऊपर आता है उसको हम कहते हैं थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो आज उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे, और इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जी थेवेनिन थ्योरम हमारे पास चौथे चैप्टर के अंदर से ही है। अब इन प्रैक्टिस आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी केसेस के अंदर के आपके पास जो है ना कोई सर्किट के अंदर कोई एक आध एलिमेंट लगा होता है जो कि लेट से लोड है, कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल इन जनरल घरों के अंदर जो एसी आउटलेट आपके पास आ रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपके पास एक वो स्विच सा सॉकेट बनी हुई है जहाँ पे जनाब कोई भी आप जो है ना लोड जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ आपके पास बटन है। ठीक है, जिसको आप इधर से ऑन कर दिया, इधर क्लिक किया, ऑफ़ कर दिया। अब उस तरह के तमाम केसेस के अंदर क्या होता है कि आपने अगर सर्किट को सॉल्व करना है तो आपके पास यहाँ से लेट से आपने आगे जाके आई डोंट नो कोई बल्ब एक आध कनेक्ट कर दिया, कुछ देर के बाद आप चाहते हैं तो आपने बल्ब की बजाय जो है पंखा कनेक्ट कर दिया, या आमतौर पे जो नॉर्मली कनेक्टेड भी होते हैं। लेकिन है कि अगर आपने इस तरह के केसेस के अंदर आपने पूरा सर्किट सॉल्व करना है, तो जैसे ही आप एक दफ़ा लोड एक चीज़ को डिस्कनेक्ट करके दूसरा लोड कनेक्ट करेंगे, आपको नया सर्किट एक बनेगा और पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि सर्किट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो आपके पास चेंज हुआ है, और वो एक कंपोनेंट क्या है, वो एक कंपोनेंट है लोड रेजिस्टर या लोड एलिमेंट। तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास टू टर्मिनल लीनियर एक सर्किट है उस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट जो है ना हम
सर्किट जो है वो यहाँ पे बना दें जो हमें पता हो कि फिक्स्ड एलिमेंट्स जो कि मेन सर्किट के अंदर लगे हुए हैं उनकी वजह से चेंज वो बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, वो क्या बिहेवियर बताएगा, वो बताएगा कि इन दो टर्मिनल्स के ऊपर कितना करंट और कितनी वोल्टेज जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो लोड को चेंज करने से ये वोल्टेज और करंट तो चेंज होंगे, लेकिन ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होना चाहिए कि आप को ये तमाम डिफरेंट किस्म के लोड्स पे बिहेवियर वैसा ही दे जैसा कि ओरिजिनल सर्किट के साथ आना था। तो इस तरह के जो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसको 1883 के अंदर जो है ना एम लियोन थेवेनिन ने एक थ्योरम पेश किया था कि उसने कहा कि जो ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर के थ्रू जो है ना मॉडल कर सकते हैं। लीनियर टू टर्मिनल सर्किट के अंदर जो मर्जी लगा हो, इधर जो है जनाब डिपेंडेंट सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, 10 रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, उन सारों को सिंप्लीफाई करके एक वोल्टेज सोर्स और एक थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है इक्विवेलेंट, उसके तौर के ऊपर जो है ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब आप ये एक वोल्टेज की वैल्यू और एक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करके इधर लगा देंगे, उसके बाद आपको ये पिछला सर्किट दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो लोड रजिस्टर है चेंज करते रहें और ये सिंपल सर्किट के साथ जो भी रिजल्ट्स आते हैं वही आपके पास एक्चुअल रिजल्ट होंगे। तो इसका प्रूफ तो नहीं हम ऐसा अभी करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर है, तो ये आपको गिवन अज्यूम करना होगा। थेवेनिन थ्योरम स्टेट करता है कि a linear two terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source V Thevenin in series with a resistor R Thevenin, where V Thevenin is the open circuit voltage at the terminals and R Thevenin is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off। अच्छा जी, ये अब थ्योरम के अंदर उसने खाली यही नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है, उसने कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। उसने कहा कि जब आप ये लेते हैं और आप ऐसे करते हैं कि जी कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, जब लोड कनेक्ट नहीं किया और उस केस में आप चेक करते हैं कि जी इधर क्या वोल्टेज मुझे नज़र आती है, जितनी वोल्टेज आपको नज़र आएगी पूरा ये सर्किट सॉल्व करने के ऊपर, वो आप लिख देंगे कि जी आपके पास वी थेवेनिन है। और फिर आप दूसरे केस में क्या करेंगे कि यही अनकनेक्टेड केस में आप यहाँ से देखेंगे कि जी इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस क्या नज़र आती है। पूरा जो सर्किट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं उनके अंदर से इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस करके आप देखेंगे कि जी क्या रेजिस्टेंस नज़र आती है। जितनी रेजिस्टेंस आपको नज़र आएगी वो आप कह देंगे कि आपके पास आर थेवेनिन है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, इन दो के साथ फिर आप कहेंगे कि जी ये पूरा टू टर्मिनल जो सर्किट है वो आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट में आ गया। अब साथ आप चाहें इधर तो एक रजिस्टर लगा के जो है आर एल जो है उसके साथ देख लें क्या होगा। कोई पंखा लगाना है वो पंखे का इक्विवेलेंट सर्किट इधर लगा दें, तो सारों के साथ आप जो है ना रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे। टू सर्किट्स फिगर 2.3 आर इक्विवेलेंट, टू सर्किट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट तब होंगे दो सर्किट्स जब उनके वोल्टेज और करंट रिलेशन जो है टर्मिनल्स के ऊपर एक जैसा होगा। तो ये जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में था, ये वाली चीज़ भी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, हमारे पास थोड़ा बहुत ही टाइम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जी ओपन सर्किट वोल्टेज वी थेवेनिन है और रेजिस्टेंस जो है जब आप एवेल्यूएट करते हैं इस पॉइंट से, व्हेन लीनियर सर्किट विद ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज सेट टू ज़ीरो, तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की वैल्यू को ज़ीरो सेट कर देते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद आप जब उसकी रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस है। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर तो नेटवर्क जिसके साथ आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस कर देते हैं
तो आप जो है वो नेटवर्क को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देख लेंगे कि जी इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी, और वो आपके पास थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये तो पहला केस है अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो आप वैसे जो है उधर से देखने के बाद जो है ना आप नई रेजिस्टेंस निकाल सकते, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में जो है ना रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो बड़े अजीब किस्म के ना काम आपके पास हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आपके पास ना एक टेस्ट सर्किट आपको लगाना पड़ता है, टेस्ट सोर्स लगाते हैं। लेट से आप रेजिस्टेंस एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, तमाम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आपने वैल्यू को 0 पे सेट कर दिया, और फिर आप क्या करेंगे, एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया। लेट से उसकी वैल्यू जो है 1 वोल्ट रख देते हैं आप, और फिर आप चेक करते हैं कि ये जो सर्किट है पूरा ये आपसे कितना करंट लेता है। लेट से मैंने ये एक टेस्ट सर्किट लगाया और 1 वोल्ट का ये लगाया था, और करंट मैंने देखा कितना आता है, और करंट मेरे पास आ गया जनाब 0.1 एम्पेयर करंट बीच में से फ़्लो कर रहा है। तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या होगी, इधर से देखने के ऊपर कितनी वोल्टेज थी और कितना करंट फ़्लो कर रहा है डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा जनाब 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज़ इक्वल टू 10 ओहम। मतलब कि ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस 10 ओहम है, क्योंकि 1 वोल्ट इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में से जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये 0.1 एम्पेयर करंट जो है ये लेता है। अगर मैं 2 वोल्ट करूँगा तो ये 0.2 लेगा, क्योंकि लीनियर सर्किट है तो मुझे पता कि ये लीनियरिटी तो आपके पास मेंटेन रहेगी, तो इसलिए मैं इस तरीके से जो है वैल्यूएट इसकी रेजिस्टेंस कर सकता हूँ। और बास केसेस में होता है कि जी वोल्टेज के बजाय करंट सोर्स लगा देना इंडिपेंडेंट, तो वो ज़्यादा आसान है। तो अगेन सर्किट के अंदर सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आपने सप्रेस किया, उसके बाद करंट सोर्स लगाया, इसकी वैल्यू लेट से आप 1 एम्पेयर रख देते हैं। अगर इसी सर्किट में करेंगे ना तो ये जो वोल्टेज आपके पास आनी है 1 एम्पेयर के करंट पे, तो वो आपके पास आ जाएगी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे जनाब के 10 बाय 1 इज़ इक्वल टू 10 ओहम, तो ये सर्किट की रेजिस्टेंस 10 ओहम है। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है कि किस तरीके से आपने जो है इसको सॉल्व करना है। आमतौर पे अगर आप चाहें तो आप 1 वैल्यू रखने की बजाय आई एक्स कोई वैल्यू रख के भी आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आई एक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये भी सारे तरीक़ेकार जो है ना हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये ऑफ कोर्स सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका है। प्रैक्टिकली कोई अगर सर्किट आपके पास लगा हुआ है तो आप उसकी इंडिपेंडेंट जो कोई सप्लाईज हैं उनको कर सकते हैं ऑफ, पर ऐसे ना हो कि कहीं पे आपके पास कोई नॉर्मल एक सर्किट लगा हुआ है वॉल माउंटेड और आप जनाब उसकी जो पोर्ट्स हैं उसके साथ करंट सोर्स लगा रहे हैं। ऐसे केस में वो डेंजरस भी हो सकता है। ये आपके पास सिस्टम को टेस्ट करने का तरीका है। ठीक है, और अगर सर्किट में आपको पता है कि कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं है तो आप इस तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हैं फिज़िकली भी, लैब की सेटिंग के अंदर भी। पर आम तौर पे जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी वैसे नॉमिनली आ जाती हैं। तो ये लैब की सेटिंग के अंदर ना एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा इसका। अगर जो है आपके पास आर थेवेनिन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस है। लेट से मैंने आई आउटपुट इधर से किया और मेरे पास वोल्टेज आ गई -10 वोल्ट आ गई, जबकि मैंने 1 एम्पेयर करंट किया था, और रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाती है -10 ओहम। डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज जो है ना वो एनर्जी जनरेट भी करके आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो नेटवर्क है वो सप्लाई कर रहा है एनर्जी। दिस इज़ पॉसिबल इन अ सर्किट विद डिपेंडेंट सोर्सेज। एग्जांपल्स 4.10 में ये काम हुआ भी है।
अच्छा, जब एक दफ़ा आपने जो है कोई भी इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लेते हैं, ठीक है, लीनियर सर्किट है, उसके साथ लोड लगाना था, आपने क्या किया, लीनियर सर्किट का इक्विवेलेंट मॉडल बनाया, एक वी थेवेनिन निकाल ली, ओपन सर्किट वोल्टेज आर थेवेनिन निकाल लिया, और उसके बाद फिर आप लोड लगा के, इधर हो सकता है 10 रजिस्टर लगे हों, इधर से कोई रजिस्टर लगा हुआ है, वाई डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बीच में 3 जगह पे लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, कोई ऐसा करके, और आगे डिपेंडेंट सोर्स एक लगा हुआ है, ठीक है, इधर से जनाब एक सप्लाई भी लगी हुई है, आई डोंट नो, इस तरह का सर्किट है, यहाँ से इधर कनेक्टेड है। तो आप उस पूरे का जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये दो वैल्यूज़ के साथ वी थेवेनिन आर थेवेनिन, ये लेट से आ जाता है जी 1 वोल्ट आ जाता है, ये आ जाता है 1 ओहम, ये दो वैल्यूज़ होंगी। लोड आपने 5 ओहम का लगाना है, 5 ओहम का या वोल्टेज डिवाइडर करके आउटपुट जो है वोल्टेज निकाल लेंगे, और करंट निकालना है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या किया कि जो पूरी की पूरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जब ये एक दफ़ा आ जाता है, फिर अब आपको अगर पूछा जाए कि जी लोड आपने पहले लगाया था 5 ओहम का, ये रिज़ल्ट आया था, उसके बाद लोड को 10 ओहम का करना है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वही है, 1 ओहम 1 वोल्ट। लोड के चेंज करने से इसने नहीं चेंज होना, लोड के हिसाब से फिर आप आगे वैल्यूज़ इसकी निकालते रहेंगे, ठीक है। तो आगे ये प्रॉब्लम जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मैं दोबारा जो है ये इसकी थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे, और फिर हम इसको जो है ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा, आप क्वेश्चन पूछ